हेलो स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं पेपर नंबर 12 सीएमए इंटर के ऑडिट के एमसीक्यूज बिट क्वेश्चंस जो कि इंस्टीट्यूट ने इशू किए हैं दिसंबर 2020 एग्जामिनेशन के लिए। इनमें बेटा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वही हैं जो आपके मॉड्यूल में दे रखे हैं, उन्हीं को कॉपी पेस्ट किया गया है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस नए भी हैं। हम सारे क्वेश्चन करेंगे जिनमें लॉजिक की रिक्वायरमेंट होगी, वहां पे मैं आपको लॉजिक बताऊंगा, और जिनमें लॉजिक की रिक्वायरमेंट नहीं है वो मैं आपको सीधे आंसर बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ऑडिट रिस्क। इनमें से कौन सी रिस्क ऑडिट रिस्क नहीं है? इनहेरेंट रिस्क ऑडिट रिस्क है, जिसके अंदर हम कहते हैं कि सारे कंट्रोल लगाने के बावजूद जो रिस्क रह जाती है उसे हम कहते हैं इनहेरेंट रिस्क। डिटेक्शन रिस्क भी होती है कि कोई प्रॉब्लम जो है वो डिटेक्ट ना हो पाए, ऐसी रिस्क। कंट्रोल रिस्क भी होती है कि जो कंट्रोल लगाए गए हैं उनमें कुछ कमी है तो उसके रिगार्डिंग जो रिस्क होती है। ओमिशन नाम की कोई रिस्क ऑडिट के अंदर नहीं होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, ओमिशन रिस्क, ठीक है। ऑडिट में ऐसी कोई रिस्क नहीं होती है, ओके। आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं? डिविडेंड कैन नॉट बी पेड आउट ऑफ। डिविडेंड नहीं दिया जा सकता। कहां से नहीं दिया जा सकता भाई डिविडेंड? अभी देख लेते हैं। करंट ईयर प्रॉफिट में से देते ही है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट फॉर एनी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर और ईयर आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन, पुराने प्रॉफिट में से दे सकते हैं। प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन रिजर्व, नहीं, रिवोल्यूशन रिजर्व में से प्रॉफिट नहीं दिया जा सकता, डिविडेंड नहीं दिया जा सकता, तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा यहां तक। नेक्स्ट और पढ़ लेते हैं। मनी प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, नहीं, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, रिवोल्यूशन के प्रॉफिट से, क्योंकि वो तो कोई प्रॉफिट वैसे है ही नहीं, हमने तो सिर्फ प्रॉफिट प्रॉपर्टी को रिवैल्यू किया है, तो उसमें से डिविडेंड पे नहीं हो सकता। परमानेंट ऑडिट फाइल डज नॉट, ध्यान से सुनना, डज नॉट कंटेन, ऐसी कौन सी चीजें जो परमानेंट ऑडिट फाइल में नहीं आती? आपको याद है दो ऑडिट फाइल हमने पढ़ी थी, एक परमानेंट और एक करंट ऑडिट फाइल। तो जो लॉन्ग टर्म यूज आने वाले डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो परमानेंट में होते हैं, और जो ऑडिट के दौरान काम आने वाले डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो करंट फाइल में होते हैं। हमें बोला परमानेंट में क्या नहीं होता है? ए रिकॉर्ड ऑफ स्टडी एंड इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, नहीं, ये तो होता है, ये तो परमानेंट फाइल में होता है। दूसरा लिखा है सिग्निफिकेंट ऑडिट ऑब्जर्वेशन ऑफ अर्लियर, ये भी होता है। कॉपी ऑफ मैनेजमेंट लेटर, नहीं, मैनेजमेंट लेटर की कॉपी करंट फाइल में होती है, परमानेंट फाइल में नहीं होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, कॉपी ऑफ मैनेजमेंट लेटर्स, ओके, ठीक है। एनालिसिस ऑफ सिग्निफिकेंट रेशियो रेट, ये परमानेंट फाइल में होता है, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। ऐसा आई थिंक सेम क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में है। आगे जाते हैं। ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस लेने के लिए, ऑडिट एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए हम किस तरीके के एविडेंसेस या किस तरीके के टूल यूज करते हैं, तो वो हमें बोला गया है। पहला बोला है कंप्लायंस प्रोसीजर, यस, हम कंप्लायंस प्रोसीजर लगाते हैं। और दूसरा बोल रहा है सब्सटेंसिव प्रोसीजर, यस, हम सब्सटेंसिव प्रोसीजर भी लगाते हैं। जब किसी का इन डेप्थ एग्जामिनेशन करना होता है तो हम सब्सटेंसिव प्रोसीजर लगाते हैं। इसका मतलब हम दोनों प्रोसीजर लगाते हैं, तो आंसर रहेगा हमारा सी, बोथ, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सी हो जाएगा, बोथ, कि एविडेंस कलेक्ट करने के लिए आप कंप्लायंस एंड सब्सटेंसिव प्रोसीजर दोनों ही लगाते हैं। चलिए आगे चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कोस्ट ऑडिटर सबमिट हिज रिपोर्ट। कोस्ट ऑडिटर जो सीएमए होता है, ठीक है, जो आपका मेन काम है बेटा, कोस्ट ऑडिटर जो कि सीएमए होता है, वो अपनी रिपोर्ट किसको देता है? तो कोस्ट ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और कोस्ट ऑडिटर अपनी रिपोर्ट भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ही सबमिट करता है इन फॉर्म नंबर CRA 3 के अंदर। कौन से फॉर्म में? CRA 3 में कोस्ट ऑडिटर अपनी रिपोर्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को देता है, ओके। चलो आगे चल लेते हैं। द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ ए कंपनी, मतलब कंपनी ऑडिटर की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। कंपनी ऑडिटर, उसका जो फर्स्ट ऑडिटर होता है कंपनी का, वो कितने दिन में अपॉइंट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर? हमने पढ़ा हुआ है कि फर्स्ट ऑडिटर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो क्या लिखा है? 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। 90 का तो ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए, मतलब होगा नहीं आंसर कैसे भी। और 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द फर्स्ट एजीएम। एजीएम तो बाद में होती है, और ऑडिटर तो हमें इनिशियली अपॉइंट करना होता है, तो हम करते हैं 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ
रजिस्ट्रेशन। ओके, चलिए आगे चल लेते हैं। आगे लिखा है द is also expected to provide the resources needed and select the staff member to accompany the auditor। ऑडिटर को सपोर्ट करना, उसको जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए वो देना और उसको अपना स्टाफ प्रोवाइड करना, ये कौन करेगा? तो जिसकी ऑडिट हो रही है वो करेगा ना। तो जिसके प्रीमाइसेस पे ऑडिट हो रही है, जो ऑडिटी है, वही अपने जो स्टाफ मेंबर होगा उनको कहेगा कि आप ऑडिटर की मदद करो, उनको जो डॉक्यूमेंट दे चाहिए वो उनको दो। तो ये तो कौन प्रोवाइड करेगा? ऑडिटी करेगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑडिटर तो खुद ही है, क्लाइंट नहीं, इंटरनल ऑडिटर नहीं, ऑडिटी सही आंसर रहेगा। ऑडिटी मतलब वो जिसकी ऑडिट हो रही है। यहाँ पे मैं 3 वर्ड आपको समझा दूं। ऑडिटर जो ऑडिट कर रहा है, ठीक है, क्लाइंट जो ऑडिट करवा रहा है, और ऑडिटी जिसकी ऑडिट हो रही है। कई बार 3 पार्टियां होती है और कई बार 2 पार्टियां होती है। अगर क्लाइंट अपने बिजनेस की ऑडिट करा रहा है तो क्लाइंट भी वही है, ऑडिटी भी वही है, और ऑडिटर हम हैं। और अगर क्लाइंट किसी और के बिजनेस की ऑडिट करवा रहा है, जैसे कि बैंक कई ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट कराती है जिन्होंने उनसे लोन ले रखा होता है, ठीक है, हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक पे लोन ले रखा होता है, तो स्टॉक ऑडिट करवाते हैं वहां पे। इन दैट केस बैंक होगा क्लाइंट, सीए होगा ऑडिटर, और जिसकी ऑडिट हो रही है वो होगा ऑडिटी। तो जिसकी ऑडिट हो रही है तो वो सपोर्ट करता है, इसलिए हमने कहा है ऑडिटी। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है ईच ऑफ द 3 पार्टीज इन्वॉल्व इन द ऑडिट। अब पूछ लिया, देखो यही बात पूछ ली कि पार्टी 3 इन्वॉल्व कौन होती है, तो क्लाइंट होता है, ऑडिटर होता है, ऑडिटी होता है। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। द ईच ऑफ, पहले क्वेश्चन पूरा बता दूं, ईच ऑफ द 3 पार्टी इन्वॉल्व इन एन ऑडिट प्ले ए रोल दैट कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस। तो वही तीनों पार्टी पूछी है। पहला है क्लाइंट, बिल्कुल ठीक है, ऑडिटर ठीक है, ऑडिटी बिल्कुल ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा है क्लाइंट, ऑडिटर एंड, आई थिंक दूसरा ऑप्शन भी सेम ही लिखा हुआ है इन्होंने, दूसरा ऑप्शन भी सेम ही लिखा हुआ है इन्होंने, कहाँ गड़बड़ है? ठीक है, कोई फर्क ही नहीं है आई थिंक। तीसरे ऑप्शन में लिखा है द क्लाइंट मॉडरेटर, नहीं ये तो नहीं होगा। द क्लाइंट, ऑडिटर एंड ऑडिटी। वेट ए मिनट, थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं कहीं कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना कर रहे हो। तीन ऑप्शन ही सेम लिखे हुए हैं, तो प्रैक्टिकली क्वेश्चन ही गलत हो गया है। वैसे 3 चीजें होती हैं, ऑडिटर, क्लाइंट एंड ऑडिटर। तो आप तीनों में से किसी को भी आंसर मान लो, ठीक है, तीनों में से आप किसी को भी आंसर मान लो, तीनों ठीक है, क्योंकि तीनों में जो स्पेलिंग लिखी गई है वो भी बिल्कुल सेम है, जो पार्टीज लिखी गई है वो भी बिल्कुल सेम है। ठीक, बुक में ये क्वेश्चन सेम है, मैं आपको बता दूं, बुक में ये सेम क्वेश्चन है, पर वहां पे इनकी जो स्पेलिंग्स है उनमें गड़बड़ की गई है। उनमें क्या है, किसी में ओडीटीआई लिख दिया गया है, किसी में कुछ और चेंज कर दिया गया है, पर इस क्वेश्चन में जब इन्होंने टाइप किया होगा या करवाया होगा तो इन्होंने सारी चीजें ही सेम लिख दी है, तो फिर तो सारे ही आंसर सेम हो गए ना। ठीक है, सिर्फ सी गलत हो गया, बाकी ए, बी और डी इनके सेम ही है, तो इसलिए आंसर सेम ही है। ठीक है, बुक में ये एग्जैक्ट क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा जिसमें कि सारे ऑप्शन अलग अलग है, तो उसमें आप देख लेना कि क्लाइंट, ऑडिटर एंड ऑडिटी ये होते हैं। ओके, आगे चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि स्टैंडर्ड जो है 230 वो किससे डील करता है। अब देखो, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना जिसमें ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का नाम पूछा हो, उसमें कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, सीधा नाम आपको याद होना चाहिए और आप बता देंगे। तो आपको पूछा है 230 किससे डील करता है, तो बेटा 230 हमने पढ़ा हुआ है डॉक्यूमेंटेशन से डील करता है। किससे डील करता है 230? डॉक्यूमेंटेशन से डील करता है। तो आप सीधा सीधा लिखेंगे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन से स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 230 डील करता है। आगे लिखा है परमानेंट ऑडिट फाइल कंटेंट्स। परमानेंट ऑडिट फाइल में क्या होता है? अभी पूछा था क्या नहीं होता है पहले क्वेश्चन में, और अब पूछ रहे हैं क्या होता है। तो देखो, कॉपी ऑफ मैनेजमेंट लेटर होती है क्या? नहीं, ये तो नहीं होती, अभी मना किया था। ऑडिट प्रोग्राम नहीं होता है, करंट फाइल में होते हैं दोनों। एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन एंड बैलेंस नहीं। रेशियो और वो पॉलिसी यहाँ होती है, तो एनालिसिस ऑफ सिग्निफिकेंट रेशियो एंड ट्रेड्स, यस, डी वाला पॉइंट परमानेंट फाइल में होता है, बाकी सारे करंट फाइल में होते हैं। ओके, नेक्स्ट बोला गया सेक्रेटरियल ऑडिट इज कवर्ड अंडर सेक्शन। सेक्रेटरियल ऑडिट कौन से सेक्शन में कवर होती है? 204 में होती है। इसमें कुछ बताने वाली बात है ही नहीं। जब ऑडिट का सेक्शन पूछ लिया जाए, जैसे कि कॉस्ट ऑडिट 148 में आती है,
सेक्रेटरियल ऑडिट 204 में आती है, तो इनमें तो बताने वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है। ओके, तो सेक्रेटरियल ऑडिट 204 सेक्शन में कवर होती है ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। आगे लिखता है द पर्पज ऑफ इंटरनल ऑडिट इज टू प्रोटेक्ट। इंटरनल ऑडिट का जो पर्पज है वो किस चीज को प्रोटेक्ट करना है? असेट को, यस। ऑडिट स्टाफ को, नहीं, स्टाफ को हम क्यों प्रोटेक्ट करेंगे? अकाउंटेंट को, नहीं। मैनेजमेंट को, नहीं। असेट को, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन के जो रिसोर्सेज हैं, ऑर्गेनाइजेशन की जो असेट है, उनको प्रोटेक्ट करना, कि उनका कहीं मिसयूज हो रहा है तो उसको रोकना, या उनके रिगार्डिंग कुछ गड़बड़ चल रही है तो उसको रोकना, ये काम हमारा यहाँ पे कवर होता है। ओके, इंटरनल ऑडिट का पर्पस आप कह सकते हैं असेट को प्रोटेक्ट करना है। ओके, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं, क्या लिखा है? प्रूविंग द ट्रूथ मींस वाउचिंग ऑफ। अगर हम सच साबित कर रहे हैं तो किसकी वाउचिंग कर रहे हैं हम? बेटा अगर हम सच साबित कर रहे हैं तो हम एक्सपेंसेस की वाउचिंग कर रहे हैं, ठीक है। असेट एंड लायबिलिटी का वेरिफिकेशन होता है, वाउचिंग नहीं होती है, ठीक है। और पेमेंट का तो कंफर्मेशन होता है, ठीक है। और एक्सपेंसेस का उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से वेरिफिकेशन, वाउचिंग होती है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चेक करना मतलब वाउचिंग करना। आगे चलते हैं, आगे लिखा है फॉर्म फॉर मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड बाय द कंपनी। कंपनी कॉस्ट रिकॉर्ड जो मेंटेन करती है वो कौन से फॉर्म में करती है? तो बेटा 4 फॉर्म होते हैं यहाँ पे हमारे। CRA 1 होता है कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए। CRA 2 जो होता है वो कॉस्ट ऑडिटर को जब अपॉइंट किया जाता है तो उसका इंटीमेशन जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसके लिए होता है। CRA 3 में ऑडिट रिपोर्ट होती है, ठीक है। और CRA 4 में ऑडिट रिपोर्ट जो होती है उस ऑडिट रिपोर्ट को एक्सप्लेनेशन के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। तो हमारे लिए मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड का फॉर्म कौन सा होगा? CRA 1। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? द मीटिंग ऑफ ऑडिट कमिटी शुड बी। एक साल में कितनी ऑडिट कमिटी की मीटिंग होनी चाहिए? तो आंसर इज 4। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में कुछ समझाने वाला नहीं है, ऐसे क्वेश्चन में तो ये चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। ये सेम क्वेश्चन मॉड्यूल में भी है कि ऑडिट कमेटी की मिनिमम मीटिंग कितनी होनी चाहिए, तो हम कहेंगे 4 मीटिंग होनी चाहिए एक साल। एन ऑडिट रिपोर्ट इज द, जो ऑडिट रिपोर्ट होती है वो क्या है? मेन आउट प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट है, सेमी प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट है, या कुछ भी नहीं है? तो हम कहते हैं कि ऑडिट में 3 फेज होते हैं बेटा। एक होती है प्लानिंग, सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं, फिर होता है एग्जीक्यूशन, ठीक है, और लास्ट होती है रिपोर्टिंग। तो जो रिपोर्ट होती है ऑडिटर की वो उसका फाइनल प्रोडक्ट होता है, तो हम कहेंगे ऑडिट रिपोर्ट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ऑडिट। ओके, ऑडिट का फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है? ऑडिट रिपोर्ट होती है। आगे चल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है सबको? चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? अथॉराइजेशन फॉर गवर्नमेंट ऑडिट। गवर्नमेंट ऑडिट के लिए अथॉराइजेशन कौन करता है बताइए? गवर्नमेंट ऑडिट के लिए अथॉराइजेशन, गवर्नमेंट ऑडिट से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो सारे बेटा किसके हैं? CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। बताया वो आपको कंपनी ऑडिट में कि गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर भी अपॉइंट कौन करता है? CAG करता है, ठीक है। गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके ऑडिट CAG खुद करता है और गवर्नमेंट कंपनी के लिए ऑडिटर अपॉइंट करता है, ठीक है। तो अथॉराइजेशन भी कौन करेगा? CAG करेगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे पूछ रहा है कि फाइनल ऑडिट इज नोन एज। फाइनल ऑडिट को हम क्या कहते हैं? तो फाइनल ऑडिट को हम कहेंगे बेटा टैक्स ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, एनुअल ऑडिट या सारी? तो देखिए फाइनल ऑडिट को हम कहते हैं एनुअल ऑडिट, क्योंकि यहाँ पे जो फाइनल ऑडिट वर्ड काम में लिया गया वो फाइनेंशियल ऑडिट के लिए काम में लिया गया। फाइनेंशियल ऑडिट को हम टैक्स ऑडिट कहें, ठीक नहीं होगा। इंटरनल ऑडिट एक जरूरी नहीं है एनुअली हो, वो अलग अलग हो सकती है, तो हम कहेंगे एनुअल ऑडिट। जो फाइनल ऑडिट होती है पूरे साल की होती है उसको आप एनुअल ऑडिट भी कह सकते हैं और फाइनल ऑडिट भी कह सकते हैं। ओके, आगे पूछा गया ये वाला इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है, मैक्सिमम टर्म ऑफ इंडिविजुअल ऑडिटर। जो हमने रोटेशन पढ़ा था ये वहां की बात है कि ऑडिटर का जो टेन्योर होता है, इंडिविजुअल ऑडिटर है तो एक टर्म 5 साल का, और पार्टनरशिप फॉर्म है तो 2 टर्म 5-5 साल के। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 1 टर्म फॉर 5 ईयर, क्योंकि इंडिविजुअल के लिए 1 टर्म फॉर 5 ईयर होता है और फर्म के लिए 2 टर्म फॉर ऑफ 5 ईयर होता है। उसके बाद में कूलिंग पीरियड होता है कितने साल का? 5 साल का।
दोनों के लिए कूलिंग पीरियड सेम है, कूलिंग पीरियड दोनों के लिए सेम है 5 साल। ओके चलिए आगे लिखा है ऐसे, आगे लिखा है ऐसे 300 स्टैंड्स फॉर। जो ऐसे 300 है वो किसके लिए काम में आता है, किससे डील करता है? तो बात कर लेते हैं हम जॉइंट ऑडिटर, ओवरऑल प्लानिंग, ऑडिट प्लानिंग और नन ऑफ द अबव। ऑडिट प्लानिंग के लिए ये भी सीधा नाम है तो इसमें भी कुछ बताने वाली बात नहीं है। ऐसे 300 ऑडिट प्लानिंग के साथ डील करता है कि प्लानिंग कैसे करनी है, उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, इस बात पे गाइड करता है ऑडिटर को। ओके चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21, ये भी देख लो। ऑडिट इज कंडक्टेड टू ड्रॉ ओवरऑल ओपिनियन। हमें पता है कि ऑडिट करते ही हम ये है कि ताकि हम ओपिनियन दे सकें। किस बात पे ओपिनियन दे सकें? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू, फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, यही तो करते हैं। तो किस पे देते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। सिंपल सी बात है, कॉस्ट स्टेटमेंट आएगा नहीं, इनकम स्टेटमेंट आएगा ही नहीं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ही हम हमारी ओपिनियन देते हैं कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, पेपर नंबर 12 में अगर कोई ऑडिट का जिक्र किया गया है और बताया नहीं है वो कौन सी ऑडिट है, तो आप उसे फाइनेंशियल ऑडिट ही मान के चले, आप उसे कॉस्ट ऑडिट या सेक्रेटरियल ऑडिट मान के ना चले जब तक कि स्पेशली नाम ना लिखा हो। ओके चलिए आगे लिखा है एन ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर हाउ लॉन्ग। एक ऑडिटर को बुक्स ऑफ अकाउंट्स कितने टाइम तक अपने पास रखनी होती है? ये क्वेश्चन बुक में भी था और आंसर है इसका 7 साल। आपको जो भी ऑडिट आप करते हैं उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट, उसके जो भी पेपर्स है, वर्किंग पेपर्स, वो 7 साल तक रिटेन करने होते हैं ताकि कल को आपको ये प्रूव करना हो कि आपने ऑडिट कैसे की थी और उसके क्या एलिमेंट्स थे, तो वो आप प्रूव कर सके। ठीक है आगे चलते हैं 23 जो कह रहा है ऐसे 700 स्टैंड्स फॉर। ऐसे 700 जो है वो किस चीज के साथ डील करता है? तो देख लेते हैं ऐसे 700 किसके साथ डील करता है। ऑडिट प्लानिंग नहीं, वो तो हम पहले कह चुके हैं, ऑडिट प्लानिंग तो पहले ही पढ़ चुके हैं। जॉइंट ऑडिटर भी नहीं है। फॉर्मिंग एन ओपिनियन, यस, फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऐसे 700 जो है, 700 जो है वो ओपिनियन बनाने और उसको रिपोर्ट में डालने पे, रिपोर्ट में डालने के लिए बताता है। ठीक है नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24? क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है एन ऑडिटर शुड सबमिट ए डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन का मतलब क्या होता है? मना कर देना। ठीक है या फिर ऐसा कह सकते हैं कि नो ओपिनियन, कि ना अच्छा ना बुरा, ना सही ना गलत। वो कहते हैं मेरे पास इतने सफिशिएंट डॉक्यूमेंट ही नहीं है कि मैं या तो ये कहूं कि ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट हो रहा है या ये कहूं कि ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है, डॉक्यूमेंट ही नहीं है। तो और मैंने ये भी बताया था ये ओपिनियन कब दी जाती है? जब आपको मेटेरियल डॉक्यूमेंट नहीं प्रोवाइड कराया जाए। तो यही बोल रहा है कि कब दी जाएगी ओपिनियन। देख लेते हैं ऑप्शंस क्या है। ही इज सेटिस्फाइड विद द ट्रूथ एंड फेयरनेस, नहीं, अगर सेटिस्फाइड होगा तो क्लीन रिपोर्ट देगा। ही हैज सर्टेन रिजर्वेशन, नहीं, अगर सर्टेन रिजर्वेशन होगा तो क्वालिफाइड रिपोर्ट दे देगा। ठीक है सम मटेरियल इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल, यस, मटेरियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं है तो हम सही गलत कैसे कहें? ठीक है तो ये बिल्कुल सही होगा। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हम डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देंगे। ठीक है और लास्ट पॉइंट है द इफेक्ट ऑफ एनी डिसएग्रीमेंट विद द मैनेजमेंट इज नॉट सो मैटर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर ये होता तो भी हम क्लीन दे देते, अगर ज्यादा बड़ा कोई बवाल नहीं है ना। ये बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चंस है, कोई ज्यादा ट्रिकी या हार्ड क्वेश्चंस नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। और जो एग्जाम होने वाला है बेटा एमसीक्यू बेस्ड, बड़ा ही इजी होने वाला है, तो बेफिक्र रहिए, आराम से तैयारी कीजिए और आराम से एग्जाम दीजिए। ठीक है पैनिक होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है। इन केस ऑफ कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, मतलब की बात कर रहे हैं प्राइवेट कंपनी की या नॉन गवर्नमेंट बोल दो। एनी कैजुअल वैकेंसी इन पोस्ट ऑफ ऑडिटर टू बी फिल्ड बाय। कैजुअल वैकेंसी कौन फिल करता है? बताया हुआ है आपको ये एकदम सीधा सीधा कि अगर प्राइवेट कंपनी में कैजुअल वैकेंसी अराइज होती है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको फिल करता है विद इन 30 डेज। कितने दिन में? 30 दिन के अंदर अंदर। तो देखो क्या है, कौन अपॉइंट करता है, सिर्फ इतना ही पूछा है तो हम कह देंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर।
कौन अपॉइंट करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करता है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहे हैं? एन ऑडिट कमिटी शुड हैव मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ डायरेक्टर। कितने डायरेक्टर मिनिमम होने चाहिए ऑडिट कमेटी के अंदर? तो ये मॉड्यूल में भी सेम क्वेश्चन है, मैंने आपको वहां पे भी बताया था कि 3 डायरेक्टर मिनिमम होने चाहिए ऑडिट कमेटी के अंदर। ऑडिट कमेटी क्या होती है? जो ऑडिटर से रिलेटेड सारे काम पे अपनी रिकमेंडेशन देती है, उसके अपॉइंटमेंट पे, उसके नोमिनेशन पे, ठीक है, उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम देते हैं तो उस पे, उन सब पे अपनी रिकमेंडेशन देती है। और ऐसा मान लीजिए कंपनी और आपके बीच एक मीडिएटर का सा काम करती है, ऑडिटर और कंपनी के बीच एक मीडिएटर का सा काम करती है, ठीक है। आगे चलते हैं सेक्शन 20, क्वेश्चन 27 सॉरी। SA 530 स्टैंड्स फॉर, फिर से नाम पूछ लिया कि SA 530 किससे डील करता है? तो डॉक्यूमेंटेशन तो 230 बताया था आपको। ऑडिट सैंपलिंग, यस, ऑडिट सैंपलिंग से डील करता है। SA 530 ऑडिट सैंपलिंग से डील करता है। अब देखो एक चीज और ध्यान रखना, अगर कहीं ऐसे ही 2 क्वेश्चन आ जाए तो आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि ये तो हमने 230 में पढ़ लिया था और एग्रीमेंट ऑफ एंगेजमेंट लेटर हमने 210 में पढ़ लिया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑडिटर नहीं है अभी तक, ठीक है। तो आपको फिर 2 ही नाम याद होंगे तो भी काम बन जाएगा आपका, ठीक है। तो हो जाएगा हमारा ऑडिट सैंपलिंग। SA 530 किसके साथ डील करता है? ऑडिट सैंपलिंग के साथ डील करता है, ओके। आगे लिखा है अनपेड डिविडेंड स्टैंडिंग इन द क्रेडिट ऑफ अनपेड डिविडेंड अकाउंट, ठीक है, शुड बी ट्रांसफर्ड टू द इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड आफ्टर ईयर्स ऑफ इट्स रिमेनिंग अनपेड। कहने का मतलब ये है कि जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो वो उसे एक सेपरेट अकाउंट में जमा करवा देती है, और जब उस सेपरेट अकाउंट में भी कोई डिविडेंड क्लेम करने नहीं आता है तो कुछ सालों के बाद उस डिविडेंड को इस प्रमोटर एजुकेशन, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में डाल दिया जाता है, जिससे वो फिर एड बनते हैं ना, जागो ग्राहक जागो उस तरीके के कुछ एड बनाए जाते हैं, तो वो फिर यहाँ पे चला जाता है। कितने टाइम बाद? 7 साल के बाद। 7 साल तक इंतजार किया जाता है कि कोई क्लेम कर ले, और अगर फिर भी नहीं करते हैं तो फिर 7 साल के बाद उस पैसे को इस फंड में ट्रांसफर कर दिया जाता है, ओके। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज कैन नॉट बी रेंडर्ड बाय एन ऑडिटर? प्रोहिबिटेड सर्विस का केस है। 144 में हमने पढ़ा है प्रोहिबिटेड, कि एक कंपनी ऑडिटर ये सर्विसेज नहीं देगा कंपनी को, ठीक है, ये सर्विसेज नहीं देगा कंपनी को। वाउचिंग ये तो करता है ऑडिटर, वेरिफिकेशन ये भी करता है ऑडिटर, इश्यू सर्टिफिकेट ऑन रिलेवेंट मैटर ये भी करता है, प्रोवाइडिंग इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, नहीं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हो सकता, फाइनेंशियल एडवाइजर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, अकाउंटेंट, इंटरनल ऑडिटर ये नहीं हो सकता है, एक एक्सटर्नल ऑडिटर ये काम नहीं कर सकता है, ओके। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, बाकी हम सेकेंड वीडियो में करेंगे। वेरियस टाइप ऑफ क्वालिटी ऑडिट आर, क्वालिटी ऑडिट जो होती है अलग अलग टाइप की, वो कौन कौन सी है? प्रोडक्ट, प्रोसेस, मैनेजमेंट, रजिस्ट्रेशन और ऑल ऑफ द अबव। तो सारी ऑडिट ही है, सारी ऑडिट ही क्वालिटी ऑडिट होती है। सभी को अगर आप करेंगे या करवाएंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है, मतलब ये सारे क्वालिटी ऑडिट के पार्ट ही है। ऐसा सेम क्वेश्चन ये का ये सेम क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में भी है, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मॉड्यूल वालों से मिलते जुलते ही है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन अलग हैं। तो आप दोनों वीडियो देख ले बेटा, जो मॉड्यूल का मैंने करवाया हुआ है वो भी देख ले और फिर ये भी देख ले, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा ऑडिट का MCQ पार्ट, ओके। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अच्छा लगा आपको समझा के, अगर आपको भी सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको सारे सब्जेक्ट के, ठीक है, सारे सब्जेक्ट के MCQ वीडियोज मिलते रहें, ठीक है, ताकि आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी हो जाए, ओके। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, थैंक यू।